अनन्य और हार्दिक आभार इस साहित्य का विश्व रंग के सत्र में। ये हमारे तीसरे वर्ष का 13वां सत्र है और अब हम इसे विश्व रंग तक आगे ले जाएंगे। इस बार हमारे साथ प्रतिभागियों के रूप में साथ हैं थाईलैंड से शिखा रस्तोगी जी, जापान से रमा पूर्णिमा जी, वंदना खुराना जी यूके से हैं और अनुपम रमेश किंगर बहरीन से हैं, सारिका फ्लोर कीनिया से हैं और मोहन सगोरिया जी भारत से उपस्थित हैं। आप सभी रचनाकारों का हार्दिक स्वागत है। आपने साहित्य का विश्व रंग का आमंत्रण स्वीकार कर आज हमारे साथ आप उपस्थित हैं। आपने हमारा मान रखा, इसके लिए आपका साहित्य का विश्व रंग, साझा संसार, विश्व रंग, वनमाली सृजन पीठ आपका हृदय से आभारी है। मंडलोई जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। संतोष जी भी हमारे साथ हैं, चौबे जी आपका भी बहुत बहुत अनन्य आभार और एक बार पुनः साझा संसार की ओर से वनमाली कथा सम्मान समारोह के सफलता की शुभकामनाएं आपको पहुंचे। और आज की जो आशीष जी हमारे साथ होने थे वो थोड़े से व्यस्त हैं, उनकी पत्नी वापस आ रही है भारत से, तो आज तकनीकी और मंच संचालन दोनों का भार शिवांगी जी पर है। तो बहुत बहुत स्वागत है शिवांगी जी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी श्रोताओं का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। मित्रों, 21वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई थी, मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा शुरुआत करने से पहले, कि जब 21वीं सदी की शुरुआत हुई थी तो हमें लगा था कि इस ग्रह पर, धरती पर एक शांतिपूर्ण जीवन की शुरुआत होगी, लेकिन वो एक सपना भर बन के रह गया है। आप ये देखेंगे कि अफगानिस्तान के हालात अभी सामान्य नहीं हुए थे कि अब यूक्रेन पर युद्ध है और ये आग कहाँ तक पहुंचती है, कब खत्म होता है, ये एक बड़ी मुश्किल की स्थिति है। क्यों? और हर बार आपने ये देखा होगा कि सृजन हमेशा चलता रहता है, चाहे वो जैसी भी आपात की परिस्थितियां रही हो। हालांकि शांति काल और सृजन का जो साथ है वो गूंगे और अंधे और लंगड़े का साथ है। और जब जब भी शांति काल होता है तो सृजन को बहुत बड़ी सुविधा होती है, सृजन अपनी ऊंचाइयों पर होता है उन दिनों में। तो हम इस सृजन की बात करते हुए आगे बढ़ाते हैं। शिवांगी जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच आपको सौंपता हूं और आप मंच को आगे बढ़ाइए। शिवांगी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामा जी। आप सभी का साहित्य का विश्व रंग आयोजन में हॉलैंड से साझा संसार और भारत से विश्व रंग व वनमाली सृजन पीठ की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय अतिथिगणों और सभी श्रोताओं का हृदय से अभिनंदन। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ती हूँ और सबसे प्रथम हमारी जो पाठक हैं, हमारी शिखा रस्तोगी जी, जो थाईलैंड से हैं, राजस्थान में जन्मी है, बीएड हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर राजस्थान विश्वविद्यालय, विधि स्नातक राजस्थान विश्वविद्यालय आकाशवाणी सूरतगढ़ में विभिन्न विषयों पर वक्तव्य, विगत 2 ऑनलाइन हिंदी कक्षा द्वारा थाई चीनी कोरियाई विद्यार्थियों को हिंदी सिखाना, अनुवाद कार्य, पत्र पत्रिकाओं में कविता और आलेख प्रकाशित, सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर सक्रिय, 2003 से भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित विश्व हिंदी दिवस में सहभागिता, साहित्यिक गतिविधियों में विशेष रुचि, अंतरराष्ट्रीय कवि गोष्ठियों का संचालन, सक्रिय सहभागिता, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र थाईलैंड में हिंदी शिक्षिका। मैं आपका शिखा जी मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम तो मैं साहित्य का विश्व रंग मंच को सलाम करती हूँ, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। इतना सुंदर संयोजन किया है और सबसे अच्छी बात यह है कि गद्य विधा उन्होंने विषय रखा है। गद्य विधा अपने आप में एक अनूठी विधा है, जिस पर लिखना जितना कठिन है उतना ही उसको समझना भी। कविता पाठ सब कर लेते हैं, लेकिन गद्य को लिखना और उसके ऊपर अपने विचार रखना एक अपनी ही अलग बात है। तो सबसे पहले मैं इस साहित्य का विश्व रंग को हार्दिक नमन करती हूँ। उसके बाद वनमाली सृजन पीठ को नमन करती हूँ और जापान, यूके, बहरीन, कीनिया, भारत
नीदरलैंड से आए हुए सभी वक्ताओं को प्रणाम करती हूँ और इसके मंच के द्वारा जुड़े हुए सभी यूट्यूब, फेसबुक, जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उनको नमन करती हूँ, उनका हार्दिक आभार करती हूँ। इसके साथ मैं थाईलैंड से शिखा रस्तोगी, लीलाधर मंडोलोई जी जो है ना वनमाली सृजन पीठ के निर्देशक हैं, उन्हें प्रणाम करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं रामा तक्षक जी को आभार देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर दिया और मुझे ऐसा सुनहरा मौका दिया। आज जैसा कि उन्होंने खुला मंच रखा है कि आप किसी चीज पर भी बोल सकते हैं, यात्रा वृत्तांत बता सकते हैं, पत्र के बारे में बता सकते हैं, कोई कहानी, कोई उपन्यास अंश इस पर कर सकते हैं। तो मैं अपना एक यात्रा संस्मरण करती हूँ। मैं 1999 के अंदर 1999 में थाईलैंड आई। मेरे लिए ये पहली विदेश यात्रा थी और हवाई यात्रा भी मेरे लिए प्रथम थी। मैं हवाई यात्रा के संदर्भ में भी बिल्कुल नहीं जानती थी और डरी हुई थी। मेरा बेटा 3 साल का था, मेरे पति मेरे साथ नहीं थे, वो पहले थाईलैंड जा चुके थे। तो अपने आप में मेरे लिए ये एक सुखद अनुभव भी था और एक डरा हुआ था क्योंकि बेटा छोटा था। और मैं जो हमारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, कैसे हमें है ना अपने को है ना इमिग्रेशन में जाना है, कैसे है ना गेट पास करना है, कुछ भी नहीं आता था। छोटे बेटे होने के साथ साथ है ना अंदर डर भी था। मैं गई, मुझे नहीं मालूम था कि एक बार इमिग्रेशन हो जाता है तो आप वापस उस जगह पर नहीं आ पाते हैं। तो मेरा क्या था, मैंने ना अंगूठी पहनी हुई थी बेटे के हाथ में, वो जो पहले ना होता था कि हम एक टैग लगा लेते थे बच्चे को साथ में, क्योंकि 3 साल का बेटा था मेरे साथ साथ। तो मैं उसको साथ लिए लिए सीढ़ियां चल रही थी मुंबई एयरपोर्ट से। तो मुंबई एयरपोर्ट जैसे ही मैं ना इमिग्रेशन किया, उसके बाद मेरी अंगूठी रिंग खो गई। मुझे नहीं मालूम था कि मैं वापस इमिग्रेशन को क्रॉस करके उसमें नहीं आ सकती हूँ, कि एक बार अगर आपने इमिग्रेशन कर लिया है। मैं वापस उस स्थान पर आ गई, वहां मुझे पुलिस ने पकड़ लिया कि अब आप दोबारा नहीं जा सकते हैं। अब मैं अपने आप में कि मेरा न सब कुछ हो चुका है, मैं कैसे जाऊंगी, मेरा टाइम हो रहा है ना फ्लाइट का। तो किसी तरह से मैंने अपनी उस समझाया कि ये मेरा प्रथम अवसर है। और बहुत अच्छे थे जो ना वहां पर खड़े हुए थे इमिग्रेशन पुलिस ऑफिसर, उन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया और मुझे गेट पास कराया। किस तरह से मैं थाईलैंड पहुंची, थाईलैंड के अंदर मेरे बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, क्योंकि थाईलैंड के अंदर भाषा अलग है। 1999 के अंदर, उस समय थाईलैंड के अंदर अंग्रेजी का इतना बोलबाला नहीं था। बहुत कम लोग अंग्रेजी बोलते थे, इवन वो लोग वेज और नॉन वेज भी नहीं जानते थे। और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे ये नहीं मालूम था कि है ना थाईलैंड के अंदर वेज फूड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि वेजिटेरियन किसे कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन किसे कहते हैं। तो अंग्रेजी बहुत कम आती थी, तो मैं हमेशा अपने साथ में ब्रेड बटर हमेशा साथ रखती थी। तो ये कहा जाता है कि थाईलैंड थाईलैंड स्माइल लैंड है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं ना, हमेशा है ना मुस्कुराकर स्वागत करते हैं। आप भी जब एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, उस समय स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट नहीं था, उस समय ना थाईलैंड का रंगसित एयरपोर्ट था। तो जैसे ही मैं है ना कुछ दिनों बाद मॉल में गई, तो बेटा मेरा थोड़ा सा ना कार को देखकर ना उसी तरफ चला जाता था, जहां कार ना रिमोट कार रहती थी उस तरफ चला जाता। 3 साल का था। हम पति पत्नी दोनों ना मॉल में घूम रहे थे। वो मॉल था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसने कार को देखा और हमारा हाथ छोड़ के निकल भागा। हम थोड़े से आगे पहुंचे, एक्सकेलेटर से हम नीचे उतरे तो देखा कि बेटा नहीं है। अब हम घबरा गए, क्योंकि हमें भाषा भी नहीं आती है और उसे भी भाषा नहीं आती है, उसके साथ में नाम भी नहीं है। उस समय हमने सबसे बड़ी गलती क्या कि हमने उसके अंदर उसका नाम और वो नहीं डाला, एड्रेस नहीं डाला। नहीं तो हमेशा क्या करते थे, हम हाथ पर लिख देते थे उसका, इनका फोन नंबर और नाम। उस समय 99 के अंदर बहुत छोटा सा ना फोन चला करता था, स्टार्ट ही हुआ था वीडियो फोन, है ना। तो बड़ी परेशानी हुई कि कैसे ढूंढे। तो हमने अनाउंस भी करवाया कि इसी तरीके से ये कपड़े पहने और ये ऐसा बच्चा है। तभी देखा कि है ना सिक्योरिटी गार्ड है ना उसको लेकर के आ रहा है। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि है ना बच्चा खो गया, लेकिन है ना उन लोगों ने पूरा सहयोग दिया, जाकि भाषा भी नहीं आ रही है, लेकिन हाव भाव से उन्होंने हमारा पूर्ण सहयोग किया। दूसरा, हम बम्बई में रहते हैं, मैं भारत का ना मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारी अगर कोई चीज खो जाती है तो हमें पुणे मिलने के लिए बहुत असुविधा होती है। या तो वो चीज गायब हो जाती है या हमें दोबारा नहीं मिल सकती है। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक बार
शॉपिंग किया, शॉपिंग बैग हमने ना होटल में खाना खाया, खाना खा के हम जैसे ही निकले तो हमने अपने दोनों शॉपिंग बैग थे, जो खरीदा हुआ सामान था वो छोड़ दिया और बेटे को लेके हम पूरे मॉल के अंदर घूमने लगे। जब हम घूम करके देखा कि हमारे हाथ में 2 बैग नहीं है, हम तुरंत नीचे उतर के आए जहां हम बैठे थे, हम जहां रुके थे, देखा हमारे दोनों बैग एज इट इज वहीं रखे थे। ये सर बात है 2004 या 2005 की बात है। तो कहने का तात्पर्य है कि है ना, वहां ईमानदारी ऑनेस्टी इतनी है कि अगर आपका सामान कुछ रखा है तो वो कोई न उठाता नहीं है, देखता नहीं है। ऐसे कई सारे मेरे एक्सपीरियंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी कि थाईलैंड को कहा जाता है कि है ना रामा की भूमि है, राम की भूमि है, वहाँ हर तीज त्योहार बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। उस वहां भी एक अयोध्या है, थाईलैंड की अयोध्या बहुत सुंदर है, थाईलैंड की अयोध्या। उसे देखने का अगर आप लोग कभी थाईलैंड आए तो है ना जरूर है ना अयोध्या देखें। और वहाँ जो राजा हैं उन्हें रामा कहा जाता है। वहाँ हर राजा जो है, वहाँ का जो वंश है वो भी चक्री वंश है, क्योंकि वो मानते हैं कि राजा विष्णु का अवतार है। जैसे राम विष्णु के अवतार थे तो वो राजा को भी विष्णु का अवतार मानते हैं। तो रामा 1, रामा 2, रामा 3, आज के जो राजा है वो रामा 10 है और उनका जो वंश है वो चक्री वंश है, जैसे कि विष्णु का चक्र था। वहां थाईलैंड का जो साइन है, जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जैसे हमारे यहाँ सारनाथ से लिया हुआ सिंह है अशोक स्तंभ से, वहां पर गरुड़ है। वहां हर जो भी आपको ऑफिसेज मिलेंगे वहां गरुड़ का साइन रहेगा। तो गरुड़ किसका वाहन है? विष्णु का वाहन है। तो अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखते हैं तो आज भी ना थाईलैंड के अंदर ना राम का वंश है, राम राज्य है। वहां आज भी ना राम बसते हैं, राजा को राम माना जाता है। हमारे यहाँ स्ट्रीट्स हैं, अशोका स्ट्रीट है, रामा स्ट्रीट है। जो फ्लाई ओवर है वो रामा 1, रामा 2 ऐसे हैं, तकसीन है। यूनिवर्सिटीज के नाम है ना, जैसे ना कृषि यूनिवर्सिटी है तो उसको कसा साठ यूनिवर्सिटी कहते हैं, कृषि यूनिवर्सिटी। अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम भाषा को देखते हैं तो वो भी हमारी भारत से मिलती जुलती भाषा है। तो थाईलैंड की है ना इतने दिनों के जो प्रवास के अंदर मैं जो थाईलैंड में रह रही हूँ, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं भारत से दूर रह रही हूँ, क्योंकि वहां हर तीज त्योहार को उसी खूबी से मनाया जाता है। गणेश उत्सव इतनी धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे कि मुंबई में बड़े बड़े गणपति रखे जाते हैं और गणपति को उसी तरह से विदा किया जाता है जैसे कि है ना मुंबई के अंदर हमारे भारत के हर क्षेत्र के अंदर किया जाता है। शिवा को बहुत मानते हैं, शिवा के बहुत बड़े बड़े आपको मंदिर मिलेंगे। तो मंदिरों का निवास है, वहां की जो वेशभूषा है वो बहुत कुछ हमारी भारतीय संस्कृति से मिलती जुलती साड़ी की तरह पहनावा है। तो थाईलैंड का प्रवास मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगता कि मैं भारत से कहीं दूर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मॉरिशस की भी यात्रा किया है। मॉरिशस के अंदर जैसे कि ब्रज बोली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, ऐसे थाईलैंड की भाषा हमारी बहुत कुछ हिंदी से मिलती जुलती है। जो भी मेरे थाई स्टूडेंट हैं, थाई विद्यार्थी हैं, ऐसे नहीं चीनी विद्यार्थी हैं, कोरियन विद्यार्थी हैं, वो सब हमारी हिंदी को बहुत सम्मान से देखते हैं, क्योंकि उनको इससे रोजगार मिलता है। हम कहते हैं कि हमारी हिंदी हमें रोजगार नहीं देती, इसलिए हम अपनी हिंदी से क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। हम जो आज के अभिभावक हैं वो भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हिंदी ना पढ़े, अंग्रेजी पढ़े। हम हिंदी को बोलते हुए शर्म महसूस करते हैं हमारे बच्चे, कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम अशिक्षित हैं, हम गंवार हैं। लेकिन थाई लोग जो कोरियन है, चाइनीज है, जब वो हिंदी सीखते हैं तो वो इतने अच्छे प्रेम से उसको बोलते हैं। वो मुझे कभी ना टीचर नहीं बोलते, वो हमेशा मुझे गुरु बोलते हैं या आचार्य बोलते हैं। आचार्य, आचार्य से हमारा आचार्य शब्द बना है, तो वो या तो शिखा आचार्य बोलेंगे या शिखा गुरु बोलेंगे। और जब मैं क्लास के अंदर एंटर करती हूँ वो हमेशा मेरे पैर छूते हैं। पैर छूने की परंपरा हमारे यहाँ, हमारे घर में भी नहीं है, लेकिन थाईलैंड के अंदर आज भी ना जो स्टूडेंट है वो टीचर का उसी तरह से सम्मान करता है। जैसे हमारे नववर्ष मनाया जाता है, अभी गया नववर्ष हमारा 1-2 तारीख को। थाईलैंड के अंदर अब नववर्ष आएगा 13 अप्रैल को। थाई नववर्ष 13 अप्रैल से 14-15 वो अप्रत्यक्ष रूप से होली की तरह है, जिसे सोंक्रांत कहते हैं। उसका मतलब उनका यही है कि नव वर्ष का पदार्पण है। मकर संक्रांति जैसे होती है 13 जनवरी को, उनका नव वर्ष होता है 13 अप्रैल को। गर्मी का आरंभ होता है तो वो मुंह पे मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं और उनका मानना है कि जितना आप मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे गर्मी कम होगी और ठंडक आएगी। और आप दूसरे रूप से वो ये चाहते हैं
कि हमारा जो अंदर का मैल है, हमारे मन के जो विकार हैं, वो जो जितना गंदा होगा उसकी नेगेटिविटी, उसकी नकारात्मकता उतनी दूर होगी। तो इस तरह की कई सारी किंवदंतियां हैं कि वो जो नव वर्ष को मनाते हैं, तो उस दिन वो हम जैसे है ना देवी की पूजा आराधना करते हैं, वो बुद्धा की आराधना करते हैं। तो सबसे मुझे अच्छी बात क्या लगती है कि बौद्ध धर्म को अपनाते हुए भी वो हमारे सनातन धर्म के बहुत करीब हैं। सनातन धर्म की बहुत सारी जो पूजा हैं, विधियां हैं, वो उसी तरह से थाईलैंड के अंदर प्रचलित हैं। जना सर, रामा, जना शिवांगी जी, मेरा टाइम तो नहीं हो गया? कृपया आप मुझे बता दीजिएगा, 8 मिनट का समय है। जी, एक 2 मिनट में आप कर लें आप। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल जी, ठीक। थैंक यू। जी। धन्यवाद रामा जी। तो नव वर्ष का पदार्पण होता है, तो हम है ना देवी की आराधना करते हैं, वो बुद्धा की आराधना करते हैं, और बुद्ध को है ना पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो जल अर्पण करते हैं, सुगंधित जल अर्पण होता है। इसी तरह से वो गुरु की पूजा करते हैं उस दिन, क्योंकि वो गुरु को मानते हैं कि गुरु हमें नई दिशा दिखाएगा और गुरु हमें दूसरी तरफ लेकर जाएगा, जिससे हम बहुत कुछ ना अर्पण ना ग्रहण कर सकेंगे। तो इस तरह से गुरु का सम्मान वो संक्रांत के दिन करते हैं। और जो अभी आने वाला है 13, 14, 15 तारीख में, यहाँ थाईलैंड का वो नव वर्ष आरंभ होगा। तो जैसे हमारी दिवाली है, ऐसे वहाँ लोय क्रतोंग है। जैसे हम आपने सुना होगा बनारस के अंदर पानी के अंदर फ्लोट किया जाता है ना, दीप दान दिया जाता है। ऐसे थाईलैंड के अंदर एक क्रतोंग होता है, लोटस की तरह के आकार का, उसको वो पानी में फ्लोट करते हैं। उसमें वो अपने बाल और नेल्स डालते हैं, कहते हैं कि इनसे हमारी नेगेटिविटी दूर चली जाएगी और सकारात्मकता हमारे घर आएगी। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो थाईलैंड को भारत से जोड़ती हैं, भारत की संस्कृति से करीब लेकर आती हैं। तो ये जो मेरा थाईलैंड का प्रवास है, वो मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने भारत से दूर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के उतनी करीब हूँ, और एक दूत बन करके है ना अपनी हिंदी का प्रचार प्रसार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उससे बहुत सम्मान मिलता है हिंदी का। मेरा एक कहते हैं ना कि हर कोई अपने स्वप्न देखता है, तो मेरा स्वप्न था कि मैं अपनी देश की सेवा कर सकूं, है ना, कोई पुलिस ऑफिसर बन सकूं। वो तो नहीं बन सकी, थाईलैंड जाकर के हिंदी टीचर बन गई। हिंदी टीचर बन के मैं अपनी भाषा का जो प्रसार करती हूँ, तो मुझे एक बहुत सुकून मिलता है। और जो मैं लिखती हूँ और वो जो पढ़ते हैं, आप कहेंगे मैं अनुवाद का काम भी करती हूँ, तो वो भजन का करते हैं, सीरियल का अनुवाद मेरे से करवाते हैं और उसको हिंदी में देखते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं मुझे है ना बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरह के मेरे बहुत सारे मीठे खट्टे अनुभव हैं। फिर किसी दिन आप लोगों के साथ मैं उसे साझा करूंगी। अब मैं समय को देखते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। पुनः इस मंच को सादर प्रणाम करती हूँ, रामा जी का बहुत बहुत ना आभार करती हूँ कि मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया शिखा जी। आपने बहुत ही रोचक जानकारियां दी हमें थाईलैंड के बारे में। हमारे लिए तो ये एक घूमने की जगह है, लेकिन आप वहां रहते हुए हिंदी का प्रचार प्रसार जिस तौर से कर रही हैं, और जिस आत्म सुकून से आप कह रही हैं कि मैं पुलिस ऑफिसर ना बनते हुए हिंदी की टीचर यहाँ बनकर बहुत ही खुशी महसूस कर रही हूँ, ये बहुत ही सीखने वाली बात है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी, इस मंच को आपने आवाज दी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ती हूँ हमारी अगली पाठक की तरफ। सारिका फलोर जी बीए हैं, कवियत्री, लेखिका, मंच संचालिका है, जन्म सीकर राजस्थान से है, निवास जयपुर राजस्थान, और वर्तमान में नैरोबी केन्या में स्थित है। हिंदी साहित्य में विशेष रुचि है, सभी विधाओं में सृजन है, अंतरराष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच की सक्रिय सदस्य, काव्य कॉर्नर, काव्यकुल संस्थान, साहित्योदय, समरस संस्थान, हिंदी है हम, रचनाकार आदि प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा सम्मानित किया गया है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों की साहित्यिक गतिविधियों में संलग्न रहकर काव्य पाठ एवं मंच संचालन, केन्या में हिंदी के प्रचार प्रसार की विभिन्न साहित्यिक गतिविधियों में निरंतर कार्यरत, महिला काव्य मंच केन्या इकाई राष्ट्रीय अध्यक्ष। और इन्हीं की भाषा में कहूँ तो भारत एवं केन्या में हिंदी के प्रचार प्रसार में अपनी भागीदारी निभाना इनका एक लक्ष्य है। मन की एक ही इच्छा है, हिंदी को सम्मान मिले, विश्व में उच्च स्थान मिले। आपका स्वागत है सारिका जी मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी जी। जी, मंच को नमन करती हूँ। साहित्य का विश्व रंग साझा संसार ने मुझे आमंत्रित किया, रामा जी ने उसका इस सुंदर आयोजन में, उसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद देती हूँ। और वनमाली सृजन पीठ और यहाँ उपस्थित हमारे सभी साहित्यकारों को मैं दिल से नमन करती हूँ। ऐसे लग रहा है
पूरा विश्व एक पटल में समा गया है। नीदरलैंड, यूके, थाईलैंड, और मैं मतलब जहां-जहां के नाम भी अभी खुद मैं केनिया से हूं, तो अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, भारत, मुझे लग रहा है सभी एक साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसा कि अभी थाईलैंड के बारे में शिखा जी ने बताया, वैसे आज मैं अपना कुछ अलग विचार व्यक्त करूंगी, लेकिन थोड़ा सा केनिया के बारे में मैं भी कहना चाहूंगी कि हम भारतीय जो होते हैं हर जगह अपनी संस्कृति को लेकर चलते हैं। ऐसा ही कुछ केनिया में भी हमारे साथ होता है। मैं केनिया में रहती हूँ। अफ्रीका को लेके लोगों के अंदर बहुत सी भ्रांतियां होती है, बहुत से अलग तरह के विचार होते हैं कि किस तरह के लोग होंगे, किस तरह का यहाँ का डर बहुत होता है मन में। लेकिन कुछ चीज मैं बताना चाहूंगी कि जैसा कि उन्होंने थाईलैंड के बारे में बताया, वैसे ही केनिया में भी भारतीय संस्कृति और संस्कारों का एक सजीव चित्रण आपको देखने को मिलता है। बहुत सुंदर लोग यहाँ के हैं, आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं। भाषा में गुजराती का काफी मतलब बोलचाल में बोली जाती है, और सारे त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ भी बहुत मंदिर है, तो इस तरह से मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। तो ये एक कुछ थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं भी केनिया के बारे में थोड़ा सा आप सबसे साझा करूं, क्योंकि जहाँ रहते हैं वहां के बारे में, कहीं अपनी मिट्टी से तो जुड़ाव है, लेकिन जहाँ हम रहते हैं उस मिट्टी से भी हमारा एक अलग जुड़ाव हो जाता है। तो आज मैं कुछ अभी जैसे कोरोना काल आया था, तकरीबन 2 साल हो गए, उसी दौरान खैर मन के भाव थे, लेकिन ये एक ऐसी रचना है या ऐसे मेरे भाव हैं, जिस तरह से आजकल एक मीडिया, हर तरह की मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, बहुत सक्रिय है, और उसका हम सबके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव रहता है। और जब से इंटरनेट आया है, टेक्नोलॉजी आई है, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात हम तक पहुंचती है, और वो किस रूप में पहुंचती है, किस तरह तक आती है, और हम उसे किस तरह ग्रहण करते हैं, वो हम तक किस तरह इसे पहुंचाते हैं, हमें भी नहीं पता होता। बस ग्रहण शक्ति भी बहुत हो गई है, और मीडिया की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से वो हम तक इतनी आसानी से पहुंचने लगी है कि एक सेकंड में कहीं कुछ घटित हुआ और दूसरे सेकंड में विश्व की उस चीज के बारे में हमें पता चल जाता है। और अभी जैसे कि काफी विपरीत परिस्थितियां, कोरोना काल भी बहुत विषम परिस्थितियां लेके आया, उसी तरह से कोरोना ने भी दुनिया में बहुत त्राही मचाई। तो उसी दौरान मैंने अपने कुछ भाव, गद्य तो नहीं कहूंगी, लेकिन कविता भी नहीं है, कुछ एक कटाक्ष मीडिया के ऊपर लिखा था, वो आज मैं आप सबके साथ में साझा करना चाहूंगी। और एक संदेश भी, एक समाज के लिए, हम सबके लिए, मीडिया के लिए, कि सबको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरह से करना चाहिए। तो उस मीडिया के बारे में मैं कुछ बातें बोलती हूँ कि आज मन हुआ उस मीडिया के बारे में चर्चा करने का, जो दावा करती है समाज को आईना दिखाने का। आज मन हुआ है उस मीडिया के बारे में चर्चा करने का, जो दावा करती है समाज को आईना दिखाने का, उस आईने में खुद की ही शक्ल दिखाने का। मैं नहीं करना चाहती कटाक्ष किसी एक माध्यम पर, आज तो हर माध्यम ही है मेरे कलम के निशाने पर। ये मेरे मन के वो भाव थे, जो मैंने जो देखा, जो सुना, जो जाना, उन्हीं को लिखने की कोशिश करी थी। मैं नहीं करना चाहती कटाक्ष किसी एक माध्यम पर, आज तो हर माध्यम ही है मेरे कलम के निशाने पर। चलिए बात की जाए उस अखबार की, जो ना आए एक दिन तो अच्छों अच्छों को चढ़ जाती है बुखार सी। मेरी बात से सभी सहमत होंगे, क्योंकि सुबह सुबह जब तक अखबार हाथ में नहीं होता, चाय का प्याला हाथ में नहीं होता, तब तक सुबह फीकी फीकी सी लगती है। तो चलिए बात की जाए उस अखबार की, जो ना आए यदि एक दिन तो चढ़ जाती है अच्छों अच्छों की को बुखार सी। हालत तो पूछो मत भाई, जैसे प्रियतम बिना प्रेयसी। समाचार पत्र का आलम ऐसा, जिसके बिना भी चैन नहीं और साथ है तो सुकून का पता नहीं। समाचार पत्र का आलम ऐसा, जिसके साथ भी बिना भी चैन नहीं और साथ है तो सुकून का पता नहीं। गौर फरमाइएगा, इन पंक्तियों पे आप सबका ध्यान चाहूंगी कि सुबह उठाते जब हम समाचार पत्र, तो बढ़ जाता बीपी और आते चक्कर। थोड़ा बहुत कुछ ऐसी स्थितियां आती है जब हम समाचार पत्र लेते हैं, क्योंकि मुख पृष्ठ पे ही नकारात्मक खबरें पढ़ने को मिलती है। और इस बात से सभी सहमत होंगे कि सुबह उठाते जब हम समाचार पत्र, तो मैं किसी मीडिया को उस तरह ब्लेम नहीं कर रही हूँ। मीडिया हम सबके जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, खबरें पहुंचना बहुत जरूरी है, लेकिन वो किस तरह से पहुंचे, उनका क्या तरीका होना चाहिए, और हम किस तरह से उसे ग्रहण करें, ये उस चीज के ऊपर मेरा एक मैंने चीजें बोली है, उसी तरह से इसे लिया जाए।
सुबह उठाते जब हम समाचार पत्र तो बढ़ जाता बीपी और आते चक्कर। चाय की चुस्कियों के साथ सुकून नहीं जाता, जाती है अंदर मुख पृष्ठ पर छपी हत्या और बलात्कार की खबर। जाती है अंदर मुख पृष्ठ पर छपी हत्या और बलात्कार की खबर। अरे भाई, सकारात्मक भी बहुत कुछ है छापने को, बेचारे इंसान पर रहम करो, कुछ अच्छा भी दे दो बांचने को। मुझे कलाम साहब की एक बात याद आती है। मैंने उनके बारे में ये देखा था कि उन्होंने एक बार बोला था कि समाचार पत्र और मीडिया का ये काम होता है कि जब हम समाचार पत्र उठाएं तो मुख पृष्ठ पर कुछ अच्छा साहित्य हमें देखने को मिले, कुछ अच्छी परिचर्चा हमें पढ़ने को मिले, ताकि दिन की जो एक शुरुआत है वो बहुत अच्छी विचार के साथ हो, बहुत सकारात्मकता के साथ हो। तो ये है कि चाय की चुस्कियों के साथ सुकून नहीं जाता, जाती है अंदर मुख पृष्ठ पर छपी हत्या और बलात्कार की खबर। अरे भाई, सकारात्मक भी बहुत कुछ है छापने को, बेचारे इंसान पर रहम करो, कुछ अच्छा भी दे दो बांचने को। अब मैं आती हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सुनिएगा, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बहुत जोर है। यदि खोल लो टीवी तो भी क्या बताएं हाल, यदि खोल लो टीवी तो भी क्या बताएं हाल। एक न्यूज चैनल पर चिल्ला रहा है कोई तो दूसरे पर मचा हुआ है बवाल। एक न्यूज चैनल पर चिल्ला रहा है कोई तो दूसरे पर मचा हुआ है बवाल। गौर से देखिए इस शख्स को, जैसे जुमलों पर खबरें बिकती है। गौर से देखिए इस शख्स को, जैसे जुमलों पर खबरें बिकती है। ब्रेकिंग न्यूज तो ऐसे आती है जैसे धरती पर भूकंप या सुनामी आती है। ब्रेकिंग न्यूज तो ऐसे आती है जैसे धरती पर भूकंप या सुनामी आती है, क्योंकि हम खुद सभी हम न्यूज देखते हैं, सभी हम अखबार पढ़ते हैं। इसी तरह अक्सर ऐसा लिखा हुआ आता है और इतने दम दनाते तरीके से वो आती है कि आदमी हिल जाता है कि भाई अब क्या होने वाला है, अगले क्षण क्या ये लोग बताने वाले हैं। चाहे वो होगा इतना सा, लेकिन उसे इतना बड़ा बना के बताया जाता है। तो अब ले लीजिए फिल्मी नायकों को ही, जिन्हें मीडिया ने बना दिया है भगवान। अब ले लीजिए फिल्मी नायकों को ही, जिन्हें मीडिया ने बना दिया है भगवान। उनकी तो एक छींक भी बन जाती है सुर्खियां बटोरने का सामान। उनकी तो एक छींक भी बन जाती है सुर्खियां बटोरने का सामान। यदि हो जाए किसी नायक की मौत, यदि हो जाए किसी नायक की मौत, तो पूरा एक दिन चैनल का समर्पित उनके नाम। और वो लोग तो बन के रह जाते सिर्फ हेडलाइंस का हिस्सा, जो देश की मिट्टी के लिए हो रहे कुर्बान। वो लोग तो बन के रह जाते सिर्फ हेडलाइंस का हिस्सा, जो देश की मिट्टी के लिए हो रहे कुर्बान। कभी कभी ऐसा सब देखने सुनने को हम अक्सर देखते ही हैं। हर खबर को मसालेदार बनाया जाता है, सच और झूठ का तो पता नहीं। हाँ, सुरसा के मुंह की तरह बड़ा चढ़ाकर जरूर दिखाया जाता है। हर खबर को देखो बिकना है उनको, तो बिकने के लिए इंसान कुछ भी करता है, तो वो वाली चीज मैं बोल रही हूँ। हर खबर को मसालेदार बनाया जाता है, सच और झूठ का तो पता नहीं। सूरसा के मुंह की तरह बढ़ा चढ़ाकर जरूर दिखाया जाता है, सब है इनकी माया। खिलाड़ी अगर दिला दे जीत तो बना दिया हीरो, जो अगले ही दिन जरा गिरा प्रदर्शन बन गया वो तो जीरो। जरा अगले दिन गिरा प्रदर्शन बन गया वो तो जीरो। क्रिकेट में हम अक्सर भारत में ऐसा देखते हैं, पहले बहुत होता था और अभी भी इनफैक्ट होता है, बट पहले मैंने काफी ये चीजें देखी है। हर न्यूज चैनल बटा हुआ है, कोई सत्ता पक्ष का गुणगान कर रहा है तो विपक्ष के साथ खड़ा हुआ है। हर न्यूज चैनल बटा हुआ है, कोई सत्ता पक्ष का गुणगान कर रहा है तो कोई विपक्ष के साथ खड़ा हुआ है। अरे भाई, जो सच है वो दिखाओ ना, हिम्मत है तो खुल के सामने आओ ना। अरे भाई, जो सच है वो दिखाओ ना, हिम्मत है तो खुल के सामने आओ ना। क्योंकि ये मैंने कोरोना के दौर में लिखी थी, तो उसी से संबंधित कुछ पंक्तियां इसमें मैंने डाली थी। अभी कोरोना की ही बात ले लीजिए साहब, लगता है इसके अलावा कोई खबर ही नहीं है जनाब। मैं मानती हूँ कि कोरोना बहुत बड़ी चीज था दुनिया के लिए, लेकिन जिस तरह से इसे मीडिया ने पेश किया, उससे डर ज्यादा, भ्रांतियां ज्यादा लोगों के अंदर फैली, बजाय जागरूकता भी उन्होंने फैलाने की कोशिश की, लेकिन जागरूकता का जो पक्ष था वो बहुत छोटा था उसमें, यदि हम गौर करेंगे तो। अभी कोरोना की ही बात ले लीजिए साहब, लगता है इसके अलावा कोई खबर ही नहीं जनाब। हर चैनल, चाहे देशी या विदेशी, मौत के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है, जागरूकता के नाम पर डर ज्यादा फैला रहा है। लेकिन एक चीज अब मैं रखना चाहूंगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसमें क्या सिर्फ मीडिया का दोष है? इसमें क्या सिर्फ मीडिया का दोष है? क्या हमें अपने कर्तव्यों का भान या होश है? क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति उतने ही जागरूक हैं? जो जनता देखना पढ़ना चाहे, धारा भी तो उसकी ही बहे। जनता जो देखना पढ़ना चाहती है, धारा भी तो उसकी बहती है।
चटपटी मसालेदार खबरों में ही हमें आनंद आता है। ये हम सबके साथ होता है, जहाँ कुछ चटपटा होता है, जैसे गॉसिप की भी सबकी आदत होती है, तो जहाँ कुछ चटपटा देखने का मिलता है सभी को आनंद आता है, तो वो वाली चीज है, उन्हीं को पढ़कर दिल सुकून पाता है। अब मैं कहूंगी साहित्य और कला तो समाज का आईना होता है। जैसे कि आज हमारी ये साहित्यिक गोष्ठी हो रही है, साहित्य सिर्फ एक मनोरंजन नहीं होता है, साहित्य में जो कुछ लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसमें समाज का एक चित्र दिखता है। इसलिए साहित्य के लिए मैं कहूंगी कि साहित्य और कला समाज का आईना होती है। उनकी खबरें सदा ही अपना अस्तित्व होती है, उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना उनकी जरूरत होती है। उनका उनका खबरें सदा ही अपना अस्तित्व होती है। कला से ज्यादा कलाकारों की जिंदगी में झांकने में हमें मजा आता है, क्योंकि कला से उतना मतलब नहीं होता जितना किसी की निजी जिंदगी में इंसान को झांकने में आनंद की अनुभूति होती है। वही चीज मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि कला से ज्यादा कलाकार की जिंदगी में झांकने में हमें मजा आता है। तभी तो ऐसी खबरें अखबार छापता और टीवी दिखाता है, तभी तो ऐसी खबरें अखबार छापता और टीवी दिखाता है। देखिए, जो बिकेगा वही दिखेगा और छपेगा, जो बिकेगा वही दिखेगा और छपेगा। ये हर जगह होती है। जिस डिमांड एंड सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह आता है कि जिस चीज की मांग होती है उसी का बोलबाला होता है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं ताकि मीडिया का भी कदम उस पर आगे बढ़े। और कुछ 4 लाइनें अंत में कहना चाहूंगी। जैसे इंसान को तो क्वारंटाइन किया गया था कोविड के दौरान, तो प्रकृति का भी उस पर एक बहुत अच्छा असर हुआ था, पूरी दुनिया पे उसका एक सकारात्मक पहलू भी था। तो मैं ये कहूंगी कि यदि इंसान की जगह कुछ दिन कर दे मीडिया को क्वारंटाइन, यदि इंसान की जगह कुछ दिन कर दे मीडिया को क्वारंटाइन, तो शायद जिंदगी में हो थोड़ी शांति और लगे थोड़ा फाइन फाइन और लगे थोड़ा फाइन फाइन। ये मेरा एक नजरिया था मीडिया को लेके, जो मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत आपने जो जिस तरह से मीडिया के दोनों पहलू को दर्शाया कि एक तरफ तो हम जैसे बोला जाता है कि पहले ये छप कर बिका करते थे, अब बिक कर छपा करते हैं, और उस तरह से उनका भी अपना पक्ष है कि हम जो कंज्यूम करेंगे, हम जिस तरफ ज्यादा देखेंगे, हम पाठक होकर या दर्शक होकर जिस चीज को ज्यादा देखेंगे, उनकी टीआरपी उस पर डिपेंड करती है। वो बिजनेसमैन है तो उनको उसी का ज्यादा प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। दोनों पक्ष को आपने बहुत ही अच्छे तरह से दर्शाया और बहुत ही लयबद्ध तरीके से आपने अपनी बात रखी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपने इस मंच की शोभा बढ़ाई। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ती हूँ और हमारे अगले पाठक की तरफ रुख करते हैं। वंदना खुराना जी इंग्लैंड से हैं। गत 25 वर्षों से अपने परिवार के साथ पूर्वी तट नॉरफॉक प्रांत में रह रहे हैं। प्रदेश में रहते हुए भी एक छोटा सा हिंदुस्तान अपने आसपास बनाने का प्रयास किया है। एनएचएस हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। कोविड और लॉकडाउन के विषम परिस्थितियों में इन्होंने अपनी एक पुस्तक अवेकनिंग विद सनराइज स्वयं प्रकाशित की, जिसको कि आज के चुनौती भरे दौर में लोगों को प्रोत्साहन की श्रेणी में सम्मिलित किया जा रहा है। पुस्तक से एकत्रित सभी जमा पूंजी चैरिटी को दी जा रही है। वंदना खुराना जी गत 25 वर्षों से आसपास के स्कूलों में हिंदू धर्म और भारत के विषयों में जानकारी प्रदान करने के लिए भी समय देती हैं। धर्म और संस्कार की सेवा हेतु एक संगठन वैदिक कल्चर सोसाइटी ऑफ ईस्ट एंजलिया का निर्माण किया है, उसकी अध्यक्षा हैं। हिंदी भाषा की सेवा और निष्ठा हेतु अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य मंच के से नॉरफॉक के अध्यक्ष के कार्यभार से जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही कई उपलब्धियों के साथ मैं वंदना जी का मंच पर स्वागत करती हूँ। वंदना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी जी। जब आप परिचय पढ़ रहे थे तो मुझे एक आभास तो हुआ कि मुझे अपना परिचय बहुत संक्षिप्त करना पड़ेगा, शायद ये बहुत ज्यादा मैंने आपको भेजा, बट बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम इस मंच पर सभी गुणीजनों को मेरा हृदय से नमन। धन्यवाद रमा जी इस निमंत्रण के लिए। और मैं जानती हूँ कि समय की सीमा जो है उसकी मर्यादा का मैं सम्मान करते हुए ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैंने अपना पहली बार प्रयास किया है अपनी एक यात्रा के संस्मरण को आप सबके साथ साझा करने के लिए, पर लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत अनुमति चाहती हूँ। बहुत छोटी सी मेरी कविता है जो कि मैंने वर्ल्ड ऑटिज्म डे जो कि लास्ट सैटरडे को निकला है उस पे लिखी है, और वो मुझे दिल के बहुत करीब है। तो अगर आज्ञा हो तो मैं वो बहुत जल्दी आपके साथ वो पढ़ के और फिर अपने पाठ पे जाना चाहूंगी। जी सुना दे। जी धन्यवाद, धन्यवाद जी।
यूं तो शब्द प्राय सुने, रचे, पढ़े, लिखे जाते हैं। कभी बोले, तोले, थोपे और मढ़े भी जाते हैं। होता है शब्दों में प्रभाव और गूंजती है प्रखरता की धार। होता है भले शब्दों में प्रभाव और गूंजती है प्रखरता की धार, लेकिन कहीं ऊंची और गहरी होती है वह मूक चेहरे की पुकार। नन्हे से चेहरे के भाव अनमोल और तेज है अपार। अगर पढ़ सको तो नहीं चाहिए शब्दकोश का भंडार। अगर पढ़ सको तो नहीं चाहिए शब्दकोश का भंडार। ये नन्हा सा जीवन ऐसे ही तो प्रकृति ने ना सजाया होगा। ये नन्हा सा जीवन ऐसे ही तो प्रकृति ने ना सजाया होगा। इस बीज रोपण को प्राणवायु से चेताया होगा। एक प्रबुद्ध लक्ष्य इस नन्ही सी अंजुरी में ब्रह्मांड ने बड़ी दिव्यता से समाया होगा। एक प्रबुद्ध लक्ष्य इस नन्ही सी अंजुरी में ब्रह्मांड ने बड़ी दिव्यता से सजाया होगा। खुलती हैं जब ये बाहें, खुलती हैं जब ये बाहें आलिंगन को कोई आश्वासन चाहिए शायद इस कोमल से हृदय को कोई। शोर को देखकर जमाने का कभी सहम जाता है ये, मासूमियत से सर को अपने घुटनों में छुपा लेता है ये। डरती है नन्ही आंखें न रौंदा जाए मेरा सूक्ष्म संसार। नव अंकुरित कोपले मांगती हैं हमसे थोड़ा सा प्यार। नव अंकुरित कोपले ये मांगती हैं हमसे थोड़ा सा प्यार। प्रकृति ने तो दिया है उन्हें गुण अपार। मासूमियत पाकीज़गी भरा उनका एक निर्मल संसार। नीले अंबर के फरिश्ते जब ये धरती पे आते हैं, इस इंसानी दिमाग की कैफियत से हम कहाँ उनको समझ पाते हैं। कोमल है पर कमजोर नहीं, पनपता उनका भी है आत्मसम्मान। उनके अस्तित्व को भी दे पहचान और भावनाओं का करे निज सम्मान। बस फिर आज शब्दों को रचकर नीले रंग तक ही ना हम अपना कर्म पूरा करें। गहन संवेदनशीलता से आज फिर हम एक भव्य संकल्प भरें। एक डे सेलिब्रेट करके अपना काम खत्म नहीं होता। शब्द भले नहीं, भाव तो उनके जीवन से निखार दें। शब्द भले नहीं, भाव तो उनके जीवन में निखार दें। प्यार और सम्मान से इन नन्ही कोपलों को फलने फूलने का संसार दें। प्यार और सम्मान से इन नन्ही कोपलों को फलने फूलने का संसार दें। शब्द भले नहीं, भावों से तो उनके जीवन में निखार दें। धन्यवाद। और मैं आगे बढ़ती हूँ। जो यात्रा का संस्मरण मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ वो कोविड के 2 साल के बाद हमें सपरिवार साइप्रस जाने का मौका मिला, तो उसी के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री और थोड़ी सी संस्कृति को मैं शेयर करती हूँ। प्राय हम सुनते हैं कि जीवन स्वयं ही एक यात्रा है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक समाने के सफर को ही हम जीवन कहते हैं। तो फिर जीवन तो एक सफर ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यात्रा करने से मनोरंजन और साथ साथ में और भी कई प्रकार से हम लाभान्वित होते हैं। किसी भी नए स्थान पर जाने से शैक्षिक ज्ञान तो मिलता ही है, उसके साथ हमारा दृष्टिकोण, साहस, स्वावलंबन और कई प्रकार के अन्य अनुभव भी हम प्राप्त करते हैं। अपने दैनिक कार्य से मुक्ति मिलने की भावना ही मुझे प्रफुल्लित कर उठी जब ये पता चला कि मैं सपरिवार घूमने के लिए जाने वाली हूँ। यात्रा और पर्यटन में मुझे विशेषकर नए स्थानों के रीति रिवाज, संस्कृति, भाषाएं और खान पान में बहुत रुचि रहती है। कई बार कुछ समानताएं और विभिन्नताएं भी बहुत रुचिपूर्वक और ज्ञानवर्धक होती हैं, जो कि मैं हमेशा सहेज कर अपनी डायरी में समाट लेती हूँ। मुझे यात्रा करने और नए नए स्थानों की जानकारी को संकलन करने का बहुत शौक है और ये
अनुभव मैं अपनी डायरी में भर लेती हूँ। आज वही एक संस्मरण आपके साथ साझा कर रही हूँ। हालांकि पिछले 2 वर्षों में विश्व भर में पर्यटन व्यवसाय पर कोरोना वायरस से उभरने और महामारी के भय और हस्तांतरण की गंभीरता को देखते हुए पर्यटन पर रोकथाम थी, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद आज की स्थिति में यह हालात कुछ नियंत्रण में है और दुनिया में बहुत से देशों का व्यवसाय भी पर्यटन के साथ संबंधित है। इन यात्राओं और योजनाओं को स्थगित किए व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक नियमों को तहत किया गया था और मैं इनके साथ बहुत सहमत हूँ क्योंकि ये हमारी बेहतरी के लिए ही हुआ। सपरिवार यात्रा का मनोरंजन और अनुभव बहुत सुखद और आनंदमय रहा। मौसम, फ्लाइट और विश्व की स्थिति को देखते हुए हमने साइप्रस द्वीप जो कि भूमध्य सागर में स्थित है, उसमें शहर पापोस में जाने की योजना बनाई। पापोस बहुत ही एक आकर्षक द्वीप का हिस्सा है और आमतौर पर इस पर ग्रीक चरित्र दिखते हैं। हमारी यात्रा लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से लानिका एयरपोर्ट तक शुरू हुई। जैसा कि मैंने शुरू में आपके साथ साझा किया कि आज की परिस्थिति में यात्रा करना किसी भी जोखिम उठाने से कम नहीं है। हालांकि इंग्लैंड में मास्क का प्रयोग अब हटा दिया गया है, लेकिन ग्रीस के नियम के अनुसार मास्क अभी भी पहनना जरूरी है और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। जब हम लैंड कर रहे थे तो आसमान से सागर में स्थित ये द्वीप बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और जैसे अपने प्राकृतिक सौंदर्य पर इठला रहा था। हरा भरा सा नीली सी लहरों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पायलट ने स्वागत करते हुए जब बाहर का तापमान 23 डिग्री बताया तो दिल मानो खुशी से झूम उठा। इंग्लैंड की बर्फीली सर्दी से कुछ दिनों की धूप की बहुत प्रतीक्षा थी, लेकिन इसके बाद ही दूसरी अनाउंसमेंट हुई। हमारी ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट को रैंडम कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए चुना गया है। तो ये आजकल की वास्तविकता ही है। लेकिन मैं इस नियम से पूरी तरह सहमत हूँ क्योंकि जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं, हम में से कोई भी उसकी अवहेलना करके संकट नहीं उठा सकते। अपने टेस्ट करवाने के बाद हम एयरपोर्ट से बाहर निकले। लानाका के एयरपोर्ट के बाहर हमारा टैक्सी ड्राइवर हमारे नाम की पट्टी लेकर हमें हमारे होटल ले जाने के लिए तैयार खड़ा मिला। खूबसूरत सूर्य की किरणों से स्वागत आनंदमयी हमारी पाफोस की यात्रा शुरू हुई। दक्षिण पश्चिमी साइप्रस पाफोस जिले की राजधानी है और एक पुराना पाफोस है, एक नया पाफोस है और हमारा गंतव्य नया पाफोस शहर था। हवाई अड्डे के राजमार्ग से हमारी गाड़ी होटल की तरफ बढ़ी और कुदरत और प्रकृति का खजाना बहुत ही शांति प्रिय वातावरण को हम महसूस कर सकते थे। बच्चे और मेरे पति सफर की थकान के कारण थोड़ी देर के लिए सो गए, पर मुझे नींद कहाँ। मैंने ड्राइवर से बातचीत शुरू की। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि लोग अधिकतर अंग्रेजी में वार्तालाप कर सकते हैं। ड्राइवर ने जब ये बताया कि हम बहुत अच्छे मौसम में आए हैं और ये सप्ताह का फोरकास्ट बहुत सुंदर है, तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। पास से गुजरते हुए छोटे छोटे गांवों के बारे में भी वह मुझे बताता रहा। अपनी प्राचीन ऐतिहासिक अवशेषों के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर और संस्कृति और प्रकृति के खजाने के लिए इसे आधिकारिक सूची में शामिल किया गया है। ये सांस्कृतिक खजाने यूनेस्को की साइट हमारे होटल से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर थी, सो मेरी सूची में शामिल होना लाजमी था। हमारे रास्ते में एफ्रोडाइट रॉक भी देखा गया, जिसके महत्व के बारे में मुझे कुछ जानकारी तो पहले से थी, लेकिन उसको करीब से देखकर मन और भी प्रफुल्लित हो गया। गांव में एफ्रोडाइट का मंदिर और पाफोस के अवशेष भी शामिल हैं, जो कि किसी मकबरे के रूप से दिखाई देते हैं। होमर की ओडिसी कविता अगर हमने पढ़ी होगी तो हम सब एफ्रोडाइट के बारे में, जो कि शुक्र या वीनस का इंद्रिय और प्रेम के आदर्श के बारे में जागरूक होंगे। न केवल कवियों और कलाकारों की रचनाओं में, परंतु पूरे मानव इतिहास में उनको उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य से आंका जा सकता है।
एफ्रोडाइट का पौराणिक जन्म स्थान साइप्रस द्वीप पर था, जहां उनका मंदिर 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था और उसके पंथ का केंद्र भी था। सो काफी अनुयायी भी थे एफ्रोडाइट के उस मंदिर के अंदर, जो हमें जानने को मिला। इन प्राथमिक क्षेत्रों में जाने से जिज्ञासा मेरी और भी बढ़ गई और देखते देखते हमारा होटल आ गया। यूरोप में पहली बार हुआ कि आपके स्वागत के लिए कर्मचारी आपका सामान लेने के लिए द्वार पर मिले, और जब मेरे पति चेकिंग कर रहे थे तो ठंडे शरबत के साथ हमारा बहुत स्नेहमय स्वागत हुआ। शायद भारत से पहली बार किसी देश में इस तरह का आतिथ्य का आनंद हमें मिला। सामान रखने के बाद हम होटल देखने के लिए नीचे लॉबी में सब मिले और खूबसूरत नीले समुद्र तट पर वाटर स्पोर्ट्स को देखकर एक बार मन में हर्ष का अनुभव हुआ। खाने और विश्राम के बाद हमने अपने अगले दिनों की दिनचर्या बना ली। नाश्ते के बाद हम अपनी गाड़ी को किराए को हासिल करने के लिए पास की दुकानों में गए। एक बार फिर ग्रीक आतिथ्य से सरोबोर हुए बिना ना रहा गया। आम जीवन शैली बहुत ही सरल और सहयोगपूर्ण थी। बिना किसी दस्तावेज के ही गाड़ी के मालिक ने हमें गाड़ी देने की रजामंदी जाहिर की और बिना पैसों के लेन देन और बिना लिखित कार्रवाई के भी। क्योंकि साइप्रस भी लेफ्ट हैंड ड्राइव है, इसलिए गाड़ी चलाने में मुझे कोई भी मुश्किल नहीं हुई। अपना पहला गंतव्य मुझे मालूम था। नेविगेटर की सहायता से मैं साइप्रस की यूनेस्को सिटी की तरफ चल पड़ी। विश्व धरोहर साइट पर पहुंचे। पॉफोस के उत्कृष्ट और सार्वभौमिक फूलों से सजी इस भूमि पर अवशेषों का मूल्यवान संग्रह है। आज भी वहां खुदाई पर बड़े पैमाने पर प्राचीन मोज़ेक्स फ्लोर पे सजाए गए हैं, जो कि बहुत सारी पौराणिक कथाओं के साथ संबंधित हैं और 30वीं BC के होने के बावजूद भी वो बहुत खूबसूरत हैं और उनका एक देवी देवताओं और नायकों के साथ साथ रोजमर्रा जिंदगी को भी दर्शाया गया है। आश्चर्यजनक परंतु सत्य है कि इन में ना तो कोई रंगों का परिवर्तन आया है, ना ही उनकी कोई रूप में, और इसका मजा अत्यंत दुर्लभ है। उसके बाद ओडियन थिएटर और लाइट हाउस भी है, जो कि जहाँ की हमने बहुत सारे पारिवारिक चित्र खिंचवाए और एक सुंदर यादगार के रूप में साथ लेके आए। सूर्य देवता की नर्म धूप के साथ सैर करने का आनंद ही कुछ और है। यूनेस्को साइट के बाद हमने समुद्र तट पर लंच किया और उसके बाद एफ्रोडाइट रॉक की तरफ बढ़े। एक मान्यता ये है कि जो भी एफ्रोडाइट रॉक के पास में स्विमिंग करते हैं या स्नान करते हैं, वो उन्हें हमेशा युवा रहने का और सुंदर रहने का वरदान मिलता है। तो आप आगे अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। ये स्थान अत्यंत ही शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भी भरपूर है और शुक्र पंथ का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को आप यहाँ महसूस कर सकते हैं। कुछ समय के बाद मुझे भी बैठकर और स्वाध्याय करने का मन हुआ। कहीं ना कहीं देवी देवताओं का आराध्य और भक्ति शैली मुझे अपने भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई लगी। खान पान में भी ग्रीस में दूध दही फल का बहुत उपयोग होता है और आतिथ्य के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। अगले कुछ दिन हमने बस आसपास के गांव और समुद्र तट पर ही बिताए। उसके बाद जो वाटर स्पोर्ट्स के बारे में मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ, उसके अंदर भाग लेने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। हमारे होटल में भी काफी एक्टिविटीज होती थी, जिसमें कि धनुष विद्या सीखने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ और इन प्रतियोगिताओं में एक प्राइज का विजेता भी घोषित हुई। माने या ना माने, ये सच है। बहुत बढ़िया। तो इंसान बस एक अंत में पहुंच रही हूँ, जहाँ एक और अपने परिवार के साथ में इन सुखद क्षणों के लिए ईश्वर का बहुत धन्यवाद महसूस कर रही थी।
वहां कहीं ना कहीं मन में यूक्रेन और रूस की जंग की स्थिति की खबर सुनकर मन व्यथित भी हो जाता था। इंसान कब प्रेम से रहना सीखेगा? कोरोना काल की आपत्ति के समय हम सब ने कैसे एकजुट होकर उसके जूझने के लिए तैयारी की, लेकिन आज उस पर नियंत्रण पाते ही हम फिर अपने अहम और सीमाओं को लांघने लग गए हैं। कोरोना वायरस हमारा होटल की लोकेशन शादियों के लिए भी बहुत चुनिंदा स्थल था और हमने कोरोना वायरस के कारण जो शादियां ग्रीस साइप्रस में चल गई थी, हमें 3 शादियां देखने का शुभ अवसर भी इस यात्रा के दौरान हमें प्राप्त हुआ। तो इन खूबसूरत क्षणों को मन में भरते हुए, प्रकृति को नमन करते हुए हमारी यात्रा का अंतिम दिन आ गया। हम अपने घर के लिए वापस चल दिए। दिल में वापस साइप्रस जाने की एक और आस और एक दुआ लिए हम अपनी वापसी की यात्रा के लिए चल दिए। सो बहुत स्वाध्याय के समय में बहुत से विचार अपनी डायरी में समेट लिए हैं। उनमें से कुछ कविताओं के रूप में हैं, लेकिन कुछ छोटी सी एक कविता के साथ मैं अंत करना चाहूंगी। फिर कभी मिलेंगे तो अनुभव के साथ और साझा करूंगी। ले जाएंगी ये राहें मंजिल तक, ले जाएंगी ये राहें मंजिल तक, हौसला बुलंद रख के चलता जा। दुनिया है तो किराए का मकान, शायद एक पानी का बुलबुला। सैलाब की उम्मीदों के लिए सैलाब उम्मीदों के फिर भी लाई चला जा। बंदगी भी है तेरी ही हम सफर, बंदगी भी तेरी ही है हम सफर, बस सर सजदे में झुकाए के चला चला जा, बस सर सजदे में झुका के चला जा। धन्यवाद। वाह वंदना जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। धन्यवाद। सो जस्ट एक अनुभव जो मैंने मिस किया बताना वाटर स्पोर्ट्स में था, वो जेट स्कीइंग और पैरासेलिंग था, जो मैंने कभी पहले नहीं की। और पंच तत्व में जल के साथ का एक्सपीरियंस और फिर हवा के साथ में उड़ने का एक्सपीरियंस भी बहुत ही अनूठा था और बहुत खूबसूरत था। सो बस वो फिर कभी से ही। वंदना जी, जरूर आप शेयर करिएगा हमारे साथ ये आपका वृत्तांत, क्योंकि जिस तरह से आपने सुनाया और जिस तरह से आपने व्याख्या की, लिखा है, ऐसा लगा आप ही के साथ घूम रहे हैं। बहुत कुछ दृश्य आंखों के सामने आ गए जिस तरह से आपने बताया। तो जरूर पढ़ना चाहेंगे आपके वाटर स्पोर्ट्स की एक्सपीरियंस को भी, तो प्लीज जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका। आगे बढ़ती हूँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। शिवांगी जी, 1 मिनट, जी, मैं अब निकलना चाहूंगा, तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप मुझे कुछ मिनट दे दें, जिससे कि मैं जी, अपनी बात संतोष कह के फिर। जी जी संतोष जी, मंच आपके हवाले, आप प्लीज अपनी बात रखें। जी, सबसे पहले तो साझा संसार को बहुत बहुत बधाई कि वो दोबारा लौटे और इस तीसरे वर्ष में साहित्य का विश्व रंग उन्होंने पुनः शुरू किया। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा मंच बन चुका है और पिछले कई बार मुझे आने का अवसर मिला। आज भी जिस तरह से बातचीत हो रही है और जैसे रचनाएं सुनने मिल रही हैं, मेरा मन तो नहीं है कि मैं अभी जाऊं, लेकिन एक बड़े कार्यक्रम में मुझे अभी और जाना है और वो 7:30 से था। तो सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूं। रचनाकार थाईलैंड के हों कि कीनिया के हों या इंग्लैंड के हों, जिन्होंने साइप्रस का अनुभव सुनाया। एक बात जो मंडलोई जी बार बार कहते हैं वो इन सबसे बहुत साफ है कि प्रवासी रचनाकारों की सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब वो संस्मरण सुनाते हैं तो वो अपनी धरती को पेश करते हैं और वो बहुत दिलचस्प होता है। मुझे लगता है कि कथेतर गद्य एक ऐसी विधा है जिसको प्रवासी भारतीयों को संरक्षित करना चाहिए और उस पर अपने अपने देश की जो सामग्री है वो प्रस्तुत होती है, उसका इतिहास, उसकी संस्कृति, उसकी कहानियाँ, उसके लोग, उसके रीति रिवाज, तो वो एक व्यापक विश्व क्रिएट करता है और साझा संस्कृति क्रिएट करता है। आज भी जब हमारी मित्र वंदना जी ये सुना रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके पहले भी कीनिया से या थाईलैंड से, थाईलैंड वाली जो शिखा जी थी, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कही।
दूसरी एक दो सूचनाएं मैं आप लोगों को देना चाह रहा था, क्योंकि शायद इसके बाद ये अवसर नहीं आएगा, कि वनमाली कथा सम्मान जो देश का बहुत प्रतिष्ठित सम्मान है, 10वां सम्मान समारोह इस बार होगा। इसमें पहली बार प्रवासी भारतीय कथा को भी शामिल किया गया है, और दिव्या माथुर जी को हमने पिछली बार संकल्प लिया था विश्व रंग में कि हम जी प्रवासी भारतीयों को शामिल करेंगे, और धीरे धीरे वो स्पेस बढ़ती जाएगी। तो दिव्या माथुर जी जो लंदन से हैं और प्रतिष्ठित कथाकार हैं, उनको इस बार ये सम्मान दिया जा रहा है, और देश के जो वरिष्ठ कथाकार हैं उनके बराबर उनका स्थान भी है। सुषम वेदी भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब वो नहीं है। दिव्या माथुर जी आ रही हैं और उनसे आपको रूबरू कराएंगे, आप जानते भी हैं उनको। एक और बात जो हम लोग कर रहे हैं नई इस बार, वो विज्ञान कथाओं पर दोबारा ध्यान आकर्षित करने के बारे में है। आप जानते हैं कि मेरी शैली जो लंदन में थी, उन्होंने फ्रैंकस्टाइन नाम की पहली कथा, विज्ञान कथा मानी जाती है, वो लिखी। पर दुर्भाग्य से हिंदी में बहुत सारी विज्ञान कथाएं नहीं लिखी गई, और अपने देश में यानी भारत में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, इन जगहों पर विज्ञान कथाएं ज्यादा लिखी गई, और हिंदी में उसमें काम, नार्लिकर जैसे अपने यहाँ हैं तो उन्होंने काफी काम किया। मुझे लगता है कि विज्ञान कथाएं भविष्य की कथाएं होती हैं, और उनमें जो परिकल्पना विस्तारित करने की क्षमता होती है, उनको जरूर देखा जाना चाहिए। तो नीदरलैंड्स में तो खैर अच्छे विज्ञान कथाकार रहे हैं, इंग्लैंड में बहुत से लोग रहे हैं, जर्मनी में बहुत से लोग रहे हैं। तो उन सबको लेकर हमने 6 खंडों में विज्ञान कथा कोश बनाया है। आपको मालूम ही है कि कथा देश हम पहले कर चुके, कथा मध्य प्रदेश कर चुके, अब हमने विज्ञान कथा कोश बनाया। मैं उसमें डूबा हुआ हूँ इस समय, और उसकी बहुत लंबी भूमिका मैंने लिखी है। तो इस अवसर पर मैं 3-4 मोटी मोटी बातें विज्ञान कथा के बारे में कहता हूँ, जो शायद आपको भी जिनका प्रतिध्वनि आपके दिमाग में बने। पहली बात तो अक्सर ये कहा जाता है कि विज्ञान कथा जो है वो भविष्य की कथा है, जबकि हम लोग अपनी जो साहित्यिक कथाएं लिखते हैं वो सामान्य रूप से वर्तमान की या फ्लैशबैक में जाने वाली कथाएं होती हैं। पर यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्वालिफाई ये करना चाहूंगा कि वो भविष्य की कथा तो होती है, पर वो भविष्यवाणी नहीं करती है। मतलब अगर उस पर ऐसा विश्वास किया जाने लगे कि विज्ञान कथा है वो भविष्यवाणी करनी ही होगी, कई बार उसमें कई बातें सच होती हैं, लेकिन कई बार वो नहीं भी हो सकती हैं। वो कथा के रूप में, जहाँ पर कि विज्ञान को मूल तत्व के रूप में लिया जाता है, ऐसे सामने आती है। दूसरा, मैंने देखा हिस्टोरिकली कि ये बहुत दिलचस्प है कि जैसे जैसे विज्ञान की गति बढ़ी है या विज्ञान का विस्तार हुआ है, वैसे वैसे कथाओं में भी नवीनता आती जाती है। पहले की सारी कथाएं, वो फ्रैंकेनस्टीन हो या और उसके बाद की कथाएं हो, या हमारे यहाँ देवकीनंदन खत्री हो जिन्होंने की अपनी कहानियां लिखी, तो रसायन का उपयोग करके व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म करना एक टेक्निक के लिए उपयोग में आता था। तो रसायन शास्त्र जो है वो पुरानी विज्ञान कथाओं में बड़ा डोमिनेंटली यूज होता है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मांड के ऊपर दृष्टि जाती है, तो यात्राओं का फिर जोर चलता है। तो आपने पढ़ा, जूल्स वर्न को देखा आपने, और ऐसे लोगों को देखा, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ जैसी कहानियां जिन्होंने लिखी, या ब्रह्मांड की यात्राएं की गई, या अस्थि दुनिया की सैर वगैरह की गई। तो यात्राएं फिर एक दूसरा उपकरण है जो विज्ञान कथाएं बनाती है। रसायन शास्त्र एक उपकरण है, कल्पना शक्ति एक उपकरण है, यात्राओं का भी टूल बनाया गया जिससे कि बहुत सारी विज्ञान कथाएं लिखी गई हैं। और तीसरा, जो मैट्रिक्स जैसी फिल्मों में दिखता है, या जो जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों में दिखता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ा स्वप्न और फैंटेसी, यथार्थ से स्वप्न में जाना, यथार्थ से फैंटेसी में जाना, ये एक और टूल और उपकरण है जो कि विज्ञान कथाओं में उपयोग में लाया जाता है। और अभी हाल की कथाओं में मैंने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी का बड़ा उपयोग किया जा रहा है। तो जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग है, या आदमी किस तरह का बन रहा है, भविष्य का आदमी कैसे होगा, क्लोनिंग की जो बात हो रही है, तो ये चीजें भी अब विज्ञान कथाओं में लाई जा रही हैं। मैंने लंबी भूमिका में विज्ञान कथा के ऊपर एक आलोचना का भी
तत्व पैदा किया है कि उनको देखा कैसे जाए और कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। तो विज्ञान के अलावा उसमें जो मानवीय संवेदनाएं अगर हैं साथ में, तो मुझे लगता है कि विज्ञान कथा बहुत अच्छी। 1984 के बारे में आप सब जानते हैं, जो बड़ी विज्ञान कथा थी, उपन्यास था। अभी एक अच्छी बात जो अपने देश में हुई है ना, भारत में जो बात हुई है, बहुत सारे युवाओं ने और लड़कियों ने विशेषकर विज्ञान कथाएं लिखना शुरू किया है। और मैं ये आह्वान करूंगा कि अपने सभी विदेशी लेखकों से भी कि देखें कि आपके आसपास जो ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, हम साहित्य जरूर लिखें, हम मानवीय संवेदनाओं के बारे में जरूर लिखें, हम कथितर गद्य अपने विवरण के बारे में लिखें, थोड़ी कल्पना शक्ति का विस्तार करें तो उसमें वैज्ञानिक टूल्स का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अंत में ये कि अभी अभी जो काम हम लोग कर रहे हैं उसमें कथा विश्व भी कर रहे हैं। तो मेरा से सुझाव है कि शायद रामा तक्षक जी और हमारे जो और मित्र बैठे हैं ये कर सकते हैं कि हम आगे चलकर एक देश के सभी लेखकों पर उनके संग्रह, उनकी रचनात्मकता को बनाने की कोशिश करें, तो उस पर आलोचनात्मक दृष्टि डाली जा सकेगी। मैंने एक अगला काम यहाँ भोपाल में किया। जब हम लोग कथा देश तक पहुंच गए तो हमारे मित्र बोले कि भाई आप अपने शहर पर क्यों नहीं निगाह मारते। तो हमने अब कथा भोपाल भी मैंने 4 खंडों में किया है और 171 लेखक हमने सिर्फ भोपाल के निकाले, जो भोपाल में थे या भोपाल में रहे या उसके बाद बड़े लेखक बने। निर्मल वर्मा भी उसमें शामिल है जो यहाँ पर रहे थे। तो पिछले 50-60 सालों के ये भी हैं। ऐसा ही काम हम प्रत्येक देश पर भी कर सकते हैं शायद। और शैलजा सक्सेना ने एक काम कनाडा के बारे में किया है, तो कनाडा के संग्रह में देखने आए हैं और बहुत अच्छे संग्रह हैं। मंडलोई जी इस बारे में भी कहते हैं कि हमारे जो साहित्य है, आप सबकी रचनाओं में भी दिखता है कि प्रवासी भारतीय अब नॉस्टैल्जिया से बाहर आ गया है और वो अपने देश से जुड़ा हुआ है, अपने देश के बारे में लिख रहा है। तो अब हमें ये जरूरत है इस बात को देखने की कि अपने देश का संग्रह हम करें और उसकी रचनात्मकता को एक समेकित रूप में सामने लाएं, तो शायद हम एक आलोचना विधान भी उसका बना सकेंगे। बस अभी फिलहाल इतनी बातें। मैं कुछ आपको अच्छा गद्य सुनाता, लेकिन आज नहीं, फिर अगली गोष्ठी में। और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। जिस तरह से हमेशा ही संतोष जी का स्नेह हमारे साथ रहा है, हमारा बहुत बड़ा संबल है साझा संसार के लिए। आपका ऐसा ही सहयोग हमारे साथ बना रहे, आपकी मौजूदगी हमें बहुत मजबूत बनाती है संतोष जी। और आपसे जो भी ज्ञान अर्जन होता है या जो भी आगे का पथ प्रशस्त आप बताते हैं हमें, उससे हमें आगे समझ आता है कि आगे कैसे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। धन्यवाद। धन्यवाद शिवांगी जी, आप बहुत बढ़िया संचालन कर रही हैं। धन्यवाद। आगे बढ़ती हूँ, हमारे अगले पाठक की तरफ रुख करते हैं। मोहन सगोरिया जी, जिनका जन्म बैतूल मध्य प्रदेश के भोरा नामक कस्बे में हुआ। विभिन्न संस्थाओं, प्रकाशनों व अखबारों में उच्च पदों पर कार्य, शासकीय तथा गैर शासकीय उपक्रमों में नौकरियां की। रंगमंच और चित्रकारी में गहरी रुचि के चलते स्थानीय मंच, टेलीफिल्मों में अभिनय व चित्रों की प्रदर्शनी, कुछ थिएटर का काम, देश की शीर्षार्थ पत्रिकाओं व पत्रों में रचनाएं प्रकाशित और दूरदर्शन आकाशवाणी में नियमित प्रसारण। मध्य प्रदेश कला अकादमी का रजा पुरस्कार, प्रगतिशील वसुधा का लक्ष्मण प्रसाद मंडलोई स्मृति सम्मान, शिवना सम्मान और अंबिका प्रसाद दिव्य सम्मान से अलंकृत। 2 कविता संग्रह जैसे अभी अभी और दिन में मोमबत्तियां प्रकाशित। संतोष चौबे जी के उपन्यास जल तरंग पर केंद्रित पुस्तक संगत और विज्ञान कविता कोश का संपादन। इन दिनों आईसेक लिमिटेड भोपाल द्वारा प्रकाशित विज्ञान पत्रिका इलेक्ट्रॉनिकी के लिए आपके लिए के सहायक संपादक पद पर कार्यरत। मोहन जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार। रामा तक्षक जी को प्रणाम करता हूँ, मंडलोई जी दिख रहे हैं, प्रणाम करता हूँ। आप सबका अभिनंदन और आभार। मुझे गद्य पढ़ने का आदेश था तो मैं कुछ गद्य पढ़ा सुनाता हूँ। एक लंबा गद्य है, मैंने कोशिश की है इसको 8 मिनट में सुना सकूं, तो 2-3 टुकड़े इसके सुनाता हूं मैं आपको। गद्य का शीर्षक है घड़ी घड़ी की बात। आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? जी जी, बहुत अच्छी तरह से। जी सुनाई दे रही। कथा कहो या व्यथा कहो, दोनों का द्वार खोलने की प्रथा कुछ इस तरह रही है। तब सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, या अमुक नामक तपस्वी ने मुनियों से पूछा, या बहुत पुरानी बात है,
या कुछ नहीं के पहले घना अंधकार था, या ऐसे ऐसे नगर में एक राजा हथे। कहानी कहने का दूसरा लहजा यह भी है। बताओ भला, पूरी शादी में फूफा जी नाराज क्यों रहे? या हॉस्टल पहुंचकर साहबजादे ने पढ़ाई की, या मटर गश्ती, या मामा जी के जीजा की बहू से मेरी गहरी छनती है? इस भांति आदि इत्यादि कथा आरंभ होती है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत और रविश कुछ अलग थी, क्योंकि यह कम होती रफ्तार से प्लेटफॉर्म पर लगने वाली सवारी गाड़ी से उतरते वक्त का किस्सा है। सहयात्री ने शिष्टाचारवश पूछा होगा कि आप कहाँ के हैं। जाने मैंने क्यों खींचकर झपट्टा मारा, अरे क्या कहा, मैं कहाँ का हूं, मैं तो कहीं का ना रहा। जिस सिमत दौड़ा बिगड़ेल वक्त का घोड़ा, उसकी उल्टी दिशा नापने की झक मुझे हाँकती थी। उसी रवानी में मैंने यह भी जोड़ दिया, भैया काहे परेशान हो, काबुल का नहीं हूं मैं। मेरे उत्तर से घायल वह अपनी घड़ी के डायल पर गिरा। यद्यपि वह कह सकता था कि काबुल में सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े होते हैं, किंतु वहां गधे भी पाए जाते हैं। लेकिन वह खामोश रहा और अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी को कंगन की तरह घुमाने लगा। उसे देखते ही मुझे महसूस हुआ कि मैं उसकी दरियाफ्त से नाहक बिदका था। दरअसल अपना स्टेशन छूने के थोड़ी देर पहले ही मैंने लक्ष्मीधर मालवी का उपन्यास रेत घड़ी पूरा किया था, और उसके प्रभाव में बसा रहना मुझे भा रहा था। सुदूर जापान में हिंदी का परचम फहराने वाले वे अनन्य लेखक थे। हिंदी समाज उन्हें भुला बैठा, जिसके कारण मेरा मन क्षुब्ध था। फिर विदेश से स्वदेश की यात्रा, टोक्यो से दिल्ली, दिल्ली से भोपाल, परेशान हो गया था मैं। टोक्यो से दिल्ली का हवाई फासला या तो दिन भर का था या रात भर का, यानी 10-12 घंटे। समुद्री दूरी का अनुमान मैं नहीं लगा पाया। ध्यान में यह अवश्य रहा आया कि रेत घड़ी 11वीं शताब्दी के समंदर के सफर के वास्ते जरूरत से उपजी थी। समय की वीणा पर पलों के तार की झंझनाहट से जो स्वर उत्पन्न होते हैं, वे ना व्यतीत होते हैं ना अतीत होते हैं। कलाई घड़ी में झांकते हुए मैंने सोचा। घर पहुंचकर मैंने अपने को बिस्तर के हवाले कर दिया। बकौल कैफ भोपाली, ए कैफ जागते तुझे पिछला पहर हुआ, अब लाश जैसे जिस्म को बिस्तर में डाल दे। जहन में इस गजल का मतलब ही कौन गया। थोड़ा सा अक्स चांद के पैकर में डाल दे, तू आके जान रात के मंजर में डाल दे। और सचमुच उसने रात के मंजर में जान डाल दी। मैं बंद पलकों में अथजगा सा था कि चमत्कार हुआ। हुस्न परी मेरे सामने खिलखिला पड़ी। वह ऊपर से चौड़े, नीचे से उतने ही चौड़े लिबास में थी। कमर ऐसी पतली कि ना के बराबर। इन दिनों जो सिने जगत में जीरो फिगर का मानक है ना, वही। और सचमुच वही। मैं रेत घड़ी हूं, तुम मुझे लेकर कल्पनाशीलता की करवट लेते थे। ओह, मैं अचरज से भर गया, लेकिन मेरे आश्चर्य का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह कहे जा रही थी, मुझे तुम्हारे स्वप्न में आना अच्छा लगा। तुम्हारी धारणा सही है कि सागर के विस्तार नापने वाले नाविकों को वो पैमाना चाहिए था जो माप सके कि तटों को इतना पीछे छोड़ने में कितना समय व्यय हुआ, और यह भी कि अगले बंदरगाह पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। इस जरूरत से मेरा ईजाद हुआ। वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मुझे सैंड ग्लास, आवर ग्लास जैसे कई नाम मिले। अब तो मैं टेबल पर शोपीस या पेपर वेट होने की हैसियत भी खो चुकी हूँ। आजकल तो नित नए घड़ी अवतार रूपाकार लोकप्रिय हैं। परी की मुखमुद्रा पर हताशा छलक पड़ी, लिहाजा मैंने कहा, प्राचीन, पुरातन, जूना, पुराना, ये जुमले मात्र हैं। ये हे घड़ी की आराध्या, आप अमर हैं। उसने मुझे वाक्य समाप्त करने नहीं दिया। मैं अपूर्वा नहीं हूँ, मेरी पैदाइश के पहले की पूर्वाएं हैं। धूप घड़ी की उत्पत्ति ईसा के 1500 वर्ष पूर्व की है, और इन नामों से तुम्हारी मुलाकात हुई होगी। सूर्य घड़ी, सनडायल, शैडो ग्लास। धूप के होते ही किसी वृक्ष या अचल वस्तु
पत्थर, खंबा, छप्पर की छाया आदि से तुम्हारे पुरखे समय की अटकलें या अनुमान लगाते थे। किंतु रात में सूरज डूबने के बाद तो छाह गायब हो जाती है। हाँ, उन घड़ियों की निर्भरता आकाश में सूर्य के चलने पर थी। वे परछाई की चाल से पहर बीत जाने का हिसाब बैठाते थे। ऊपर नीले आकाश में नक्षत्रों तारों को निहारते, उनकी स्थिति में फेर बदल से वक्त की नब्ज टटोलते। तुम्हारी दादी नानी हिरणी की गति से टोह लेती थी कि भोर कब होगा। हाँ हाँ, मेरी माँ भी ऐसा करती थी। मुझे याद आया, जब हम छोटे थे, पिता बैतूल जिले के छोटे से रेलवे स्टेशन ढोडरा महार पर केबिन मैन हुआ करते थे। उनकी दिन पाली होती 8 से 4। चूंकि पिता रेस्ट गिवहर थे, सो 10 मील दूर दूसरे स्टेशन बरबतपुर पर 3 दिन जाना होता था। वह सुबह 6 बजे अपनी साइकिल से निकलते। घर में घड़ी नहीं थी। माँ रात में 2-3 मरतबा उठती। वह हिरनी, खटोला या सप्तऋषि की स्थिति देखती और तड़के मुर्गे की बांग या चिड़ियों की चहचहाट से भोर का अनुमान लगाती। सूरज उगते उगते उनका टिफिन तैयार हो जाता। पिता स्नान ध्यान करते, रामचरितमानस का पाठ करते, चोरे की तुलसी पर अगरबत्ती लगाते और साइकिल उठा बरबतपुर को रवाना हो जाते। अगरबत्ती जलाकर मैं बुदबुदाया। हाँ, उसने मेरी बात लपक ली। तुम्हारे देश में तो एक अगरबत्ती के जलकर राख होने के समय से समय की नपती होती रही। इंसेंस क्लॉक का रिवाज तो इंडिया से शुरू हुआ माय डियर। उसने हिंदुस्तान या भारत नहीं कहा तो मैं चौंक पड़ा। मेरे स्वप्न संवाद की साइकिल की चेन उतर गई। पेडल फ्री होते ही मैं हड़बड़ा गया। जोरदार झटका लगा। आंख खुली तो परी ओझल थी। कहीं मैं भूल न जाऊं। इस घटना को मैंने डायरी में दर्ज कर लिया। इसे ही आप कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं। इसका एक हिस्सा और मैं सुना देता हूँ पीछे का, बाकी छोड़ के। एक घड़ी की यात्रा की कहानी है, जो कथा या कथेतर गद्य के रूप में भी पढ़ सकते हैं। तो इसका आखिरी हिस्सा सुना देता हूँ, मुझे समय ज्यादा। विगत रविवार को गांधी भवन में कार्यक्रम होना था। बतौर श्रोता में उसमें शरीक होने नियत समय के पहले पहुंच गया। मेरा यह उपक्रम आदतन था। मन में एक ख्याल भी आया कि आयोजक मित्रों से गपशप हो जाएगी। सारी दुनिया जानती है कि महात्मा गांधी वक्त के पाबंद थे। यह भी जानती है कि उनका जीवन ही उनका संदेश था। भवन के भीतर राष्ट्रपिता की एक दुर्लभ तस्वीर थी। एक चित्र पर मेरी नजर ठहर गई। उसमें द फादर ऑफ नेशन की कमर में एक वॉच लटकी थी। बस तत्क्षण उस घड़ी ने मुझे अपनी राम कहानी सुनाना शुरू किया। मेरा और गांधी जी का साथ सुदीर्घ है। लंदन में कानून की पढ़ाई कर रहे मोहनदास इंग्लिश जेंटलमैन की वेशभूषा में होते थे, जिसमें घड़ी पहनना शामिल था। पर मैं उस काल में कतई नहीं। मुझे तो भारत में उपहार स्वरूप सौंपा गया था। भेंट किसकी थी बताऊं? किसकी? मैंने पूछा। इंदिरा नेहरू की, उसने बताया और आगे कहा, महात्मा जी भौतिक संपत्तियों को सोद्देश दूरी रखते थे, मगर समय का मोल उन्हें पता था। एक एक पल का सदुपयोग करते थे। एक यात्रा के दौरान किसी ने मुझे उनसे चुरा लिया। तब बापू मुझे लेकर बहुत भावुक संदेश लिखा। उसने गौर किया कि मैं उसकी बात ध्यान से सुन रहा हूँ। उसने बात जारी रखी। 6 माह हुए थे कि उस उठाईगिरी को पछतावे ने पराभूत कर दिया। वह नई दिल्ली आकर क्षमा याचना के साथ मुझे लौटा गया। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि उस महामानव के कट्टी के बाजू में लटकती रही। उन्होंने अपने पुत्र कांतिलाल को एक दफे डांट दिया था, यदि तुम में सेंस ऑफ टाइम नहीं है तो घड़ी क्यों रखते हो? वह तो बच्चा था। बापू तो बड़े बड़े को भी नहीं बख्शते थे। लोकमान्य तिलक के विलंब से आने पर चुटकी लेते हुए एक सभा में उन्होंने कहा था, यदि हमें स्वराज प्राप्त में आधा घंटा देरी हुई तो इसका दोष लोकमान्य जी के माथे होगा। तो गांधी जी तुम्हें कमर में लटकाते थे? वाह जी, वो हाथ घड़ी का भी चुनाव कर सकते थे। हरगिज नहीं, उनके लिए अलार्म कंपलसरी जो ठहरा। मैं क्या, कोई और भी घड़ी क्या, एक मीटर या एक डिवाइस, जीवन को सुनिश्चित करने का टूल। बापू सुबह 4 बजे का अलार्म लगाते, मुझे तकिए के नीचे धरते। 4 बजते मेरे बजने के साथ ही उनके कामों का सिलसिला चल पड़ता। जेब घड़ी या कलाई घड़ी में अलार्म कहाँ होता है जनाब? मैंने सहमति में मुंडी हिलाई। पहले तो घड़ी को हाथ में बांधने का जुगाड़ भी नहीं था। बस
4-5 पंक्तियां और है। पहले तो घड़ी को हाथ में बांधने का जुगाड़ भी नहीं था, किसी ने तब उसे सुतली या रस्सी में बांधा। रिच वॉच को तो मूर्त रूप ब्लेज पास्कल ने दिया, अरे वही जिन्हें कैलकुलेटर का आविष्कारक कहा जाता है। पिछले में थोड़ा चले तो 1550 में गैलीलियो ने दिए विचार पढ़कर पेंडुलम घड़ी बनाई। फिर तो दीवाल घड़ी, मेज घड़ी, पोर्टेबल घड़ी आदि का संस्करण आना ही था। 1947 में एक प्रतीकात्मक घड़ी बना दी गई, डूम्सडे क्लॉक, तथा उसमें 12 बजने से 7 मिनट पहले का टाइम सेट किया गया। वह जब रात के 12 बजाएगी, मतलब होगा दुनिया का 12 बजना तय है, यानी वह नष्ट होने वाली। क्या दुनिया खत्म हो जाएगी इसके 12 बजते ही? मैं चौंक पड़ा। यह तो वक्त ही बताएगा। मैंने कहा ना कि यह प्रतीकात्मक है। मेरी बात का जवाब देते हुए उसने अपनी बात जारी रखी। समय मान के अनुमान से एग्जैक्ट टाइम तक की यात्रा 1948 में पूरी हुई। इसी साल संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड ने परमाणुवीय घड़ियों का प्रारूप निश्चित करने की घोषणा की, ताकि समय दर्शाने में एक बरस में 0.0 का नुक्स भी घुसपैठ ना कर सके। तब से अशुद्धि संकेतक त्रुटि मार्जक। बोलते बोलते उसका गला भर्रा गया, वह खामोश हो गई। उसके चेहरे पर घनीभूत पीड़ा, गहरी उदासी उभर आई। भीगे स्वर में बोली, माफ करना, मुझे 30 जनवरी 1948 की वह शाम याद आ गई। अंधेरा घिराने को था, प्रार्थना वेला आ गई थी, राष्ट्रपिता तल्लीन थे चर्चा में। तब आभा बेन ने मुझे हाथ में लेकर धीमे से कहा, बापू, आपकी घड़ी उपेक्षित महसूस कर रही है। बड़ी देर से आपने उसे एक बारगी भी नहीं ताका। तुरंत बापू उठे। मैं अभागी थी जो आभा बेन के पास छूट गई, उनके महाप्रयाण के पलों में उनके निकट नहीं थी। इसके बाद उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसका सुबकना भी बंद हो गया। भारी कदमों से सभागार की ओर मैं बढ़ा। लोग एकत्र हो रहे थे। यद्यपि वे समारोह में आए थे, लेकिन मुझे लगा कि वे प्रार्थना सभा में आए हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी, बहुत सुंदर। आपने घड़ी का जिस सुंदरता से आपने जिस तरह से उसकी कहानी सुनाई, और गांधी जी के पास जो घड़ी थी से लेकर उसकी जानकारी तक मिली, बहुत सुंदर वृत्तांत। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। अब मैं मंच रामा जी को सौंपती हूँ। रामा जी, मंच आपके हवाले। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी जी। तो आप सभी की जो सभी रचनाकारों की रचनाएं सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए लीलाधर मंडलोई जी से निवेदन करूंगा कि वे भी हमें अपने मुखारविंद से 2 शब्द कहें। मंडलोई जी। मैं सबसे पहले तो आज जितने रचनाकार हमारे इस आयोजन में शामिल हुए, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। दरअसल क्या है कि ये हमारा तीसरे साल के आयोजन का शुरुआती दिन है, और हम ये मान के चलते हैं कि साझा संसार ने जो एक दुनिया बनाई है हमारे सामने, जहां हम यूरोप के ही नहीं बल्कि अफ्रीका और दूसरी मिडिल ईस्ट से लेके तमाम कंट्रीज के प्रतिनिधि स्वर सुनते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हमने सचमुच रामा जी और उनकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक ऐसी दुनिया वहां पर खड़ी की है जहां पर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, और इन बदलावों में हम देखते हैं कि सिर्फ साहित्य नहीं, कला की जो दूसरी विधाएं हैं, उन विधाओं में भी लोग एक तरह से अपने आप को खोज रहे हैं, और वे हमारे सामने, जैसा संतोष जी ने कहा, कथेतर गद्य के माध्यम से उनकी अपनी दुनिया के जो पते ठिकाने हैं, उनका अपना जो वहाँ की दुनिया से एक तरह से राग है या एक तरह से संघर्ष है, या जो नया कथ्य विधान है, उस सब को पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो सीधे सीधे प्रवासी साहित्य का जो एक तरह से
नॉस्टैल्जिया का जो संसार था, उस रास्ते से ही वो एक और समानांतर दुनिया को हमारे लिए सामने ला रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हम सब लोग कहीं ना कहीं सक्रिय हैं। मैं भी आपको एक 2 मिनट 3 मिनट की एक रचना सुनाता हूँ। ये मेरा जो नया संग्रह है, क्या बने बात, जी जी जो जी अभी जी, छप के आया है, बहुत प्रतीक्षा है इसकी। ये उसमें से है। जी और ये हमारी जो जिंदगी है, और जिंदगी के जितने अलम हैं, और जो भी हमारे बीच इन दिनों संकट हैं पूरे विश्वव्यापी, तो उन सब का अगर कोई एक मुझे हल दिखाई देता है तो वो है प्रेम है, करुणा है, दया है, अहिंसा है। तो जैसा रामा जी ने शुरू में कहा था, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को उसी रास्ते पे कहीं लौटना होगा। तो ये जो दूरियां हो गई हैं, उन दूरियों को लेकर कुछ पंक्तियां हैं। दूरियां, हाँ जानता हूं, हमारे बीच तो उतनी पहले से हैं जितने योजन हनुमान जी लांग आए समुद्र, और अब तो यह अंतरिक्ष से तुम तक प्रकाश वर्ष की तरह है। गले लगने के इस रमजान में मैं अपनी बाहों में समेट रहा हूं तुम्हें। गले लगने के इस रमजान में मैं अपनी बाहों में समेट रहा हूं तुम्हें, अंतरिक्ष से, और ले जा रहा हूं उस ग्रह में जहां सिर्फ और सिर्फ इश्क है। तुक इस दुनिया में, तुक जिंदगी है। तुक शब्द का इस्तेमाल मीर साहब किया करते थे। तुक यानी थोड़ा कम। तुक इस जिंदगी में न, तुक इस दुनिया में, तुक जिंदगी है। तुक प्यार कर लो, तुक तुम हो, तुक मैं हूं। मोहब्बत अजीब शय है यारों, मोहब्बत अजीब शय है यारों, हर एक जानबूझकर पानी में घर बसाता है, पानी में घर बसाता है। लेकिन कई दिक्कतें होंगी, कई मरहले होंगे, अगरचे गम में हूं तो उसमें तेरा गम भी है। अब मैं कहकशा हूं और कोई मंजिल नहीं है, मैं ब्लैक होल में हूं और कहां जा रहा हूं मुझे मालूम नहीं है। तुक मैं हूं, तुक तुम हो, तुक प्यार कर लो, तुक दुनिया में। शुक्रिया। बहुत बहुत आभार मंडलोई जी आपका। आपको भी बहुत दिनों बाद सुनने को मिला इतनी रोचक बातें, दूरियां, अंतर की बात, सिर्फ टुक और टुक को जी लेने का संदेश अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि जीवन की कोई मंजिल नहीं है, जहां आप हैं वही मंजिल है, उसी को आप जी लें, दो टुक को जी लें। बहुत बहुत आभार आपका। आपकी जो प्रेरणा साझा संसार के साथ रही है, आपके जो हाथ, कुम्हार के हाथ, जो साझा संसार रूपी मटके को बनाने में रहे हैं, वो उसका स्पर्श हमें मिलता रहे, यही कामना है और यही इच्छा है हमारी। साथ ही आज हमें संतोष जी को भी सुनने को मिला, उनको भी बहुत दिनों से नहीं सुना था। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते। आज उन्होंने बहुत सारी बातें विज्ञान कथा और उसके भविष्य के बारे में और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, रसायन शास्त्र के बारे में बताई और भोपाल के बारे में भी बताया और साथ ही साथ वनमाली सृजन सम्मान भी, वनमाली कथा सम्मान भी सामने आ रहा है हमारे अगले सप्ताह। तो उनको भी बहुत-बहुत बधाइयाँ, उनका स्नेह भी हमें मिलता रहा है और ऐसे ही मिलता रहे, यही हमारी कामना है। साथ ही मैं हमारे सभी रचनाकार साथियों को, जिनमें शिखा रस्तोगी जी, जिन्होंने यात्रा संस्मरण सुनाया, अपनी पहली यात्रा, अपना इमिग्रेशन की परेशानियां या थाईलैंड में जो भारतीयता है उसके बारे में बहुत
व्यापक उन्होंने प्रकाश डाला। सारिका फ्लोर जी ने केन्या के बारे में बताया और मीडिया पर उन्होंने जिस तरह से सुंदर कटाक्ष किया क्वारंटाइन के माध्यम से कि मीडिया को भी क्वारंटाइन करना चाहिए ताकि थोड़ा मौन व्यक्ति अपने अंदर जा सके बजाय बाहर यात्रा करता रहे। वंदना खुराना जी ने भी बहुत अच्छा संस्मरण सुनाया साइप्रस को लेकर के, और उन्होंने अपाहिजों के लिए भी जो उनके अस्तित्व को सम्मान देने की जो बात की वो बहुत ही दिल को छूने वाली बात थी, और बहुत बहुत आभार आपका भी। और साथ ही मोहन सगोरिया जी ने घड़ी घड़ी की बात के माध्यम से हास्य व्यंग के साथ बहुत सारी छोटी छोटी साधारण बातों, रोचक बातों के साथ इतिहास और ब्रह्मांड के साथ लेकर के बिस्तर में लेटे लेटे ये सब बातें बताई। बहुत बहुत आभार आपका। घड़ी का इतिहास आपने बताया, समय की पाबंदी और समय का तोल, ये इतनी प्रेरणा बातें बताई कि गांधी जी समय को जितना महत्व देते थे उतना आर्थिक या भौतिक वस्तुओं को नहीं देते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है और सीखने की बात है। आप सभी को बहुत बहुत आभार। और मैं शिवांगी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज उन्होंने मंच तो संभाला ही संभाला, तकनीकी भार भी उन्हीं पर था। शिवांगी जी बहुत बहुत आभार आपका। इसी के साथ मैं इन सब अपने शब्दों को विराम देते हुए और आप सभी से विदा लेता है साझा संसार की तरफ से। धन्यवाद। आप सभी को शिवानी जी, एक वनमाली मिनट। सृजन पीठ और विश्वरंग की तरफ से रामा जी, आप सभी एक को सूचना देनी। रामा जी, जी 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 एक सूचना देनी है कि आगामी 15 अप्रैल को प्रवासी साहित्य के ऊपर विश्व रंग का जो विशेषांक छप रहा है जी उसका लोकार्पण होगा और हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, उनकी रचनाएं इस अंक में आपको मिलेंगी। और हमारे बहुत सारे युवा साथी लेखक के रूप में प्रवासी साहित्य के इस अंक के माध्यम से दृश्य में आएंगे, तो उन सब को शुभकामनाएं। और ये अच्छा है कि हम लोग इस नए साल की शुरुआत लगभग इस कार्यक्रम के साथ प्रवासी साहित्य पर प्रकाशित विश्व रंग के विशेषांक के साथ करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत प्रतीक्षा रहेगी। ये एक मैंने जैसा अभी आपको बताया कि आपका जो सहयोग रहा है, मैं यहाँ पर बहुत सारे लोग साहित्य के विश्वरंग से जुड़े हैं जिनमें प्रतिभा है, जिन्होंने को लिखना नहीं आता था। आप ये देखेंगे कि जिन लोगों को लिखना नहीं आता था, आज आप उनकी रचनाएं छाप रहे हैं विश्वरंग में। ये एक हम सब के लिए और इस हिंदी भाषा के पिरामिड के धरातल के आधार को बड़ा बनाने के लिए एक बहुत बड़ी बात की है आपने। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को प्रणाम।